नमस्कार साथियों। हम भारत के भूगोल की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने पहली दो क्लास में डिस्कस किया कि भारत का नामकरण कैसे होता है, भारत में जो प्रशासनिक विभाजन है वो किस प्रकार से है, भारत के राज्यों की सीमाएं कौन कौन से देशों के साथ में लगती है, कौन कौन से देश समुद्री तट पर स्थित है, किस देश की किस राज्य की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वतम बिंदु और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। इन सभी बातों पर हमने पहले की जो दो क्लासेस थी उनमें डिस्कस किया और आज के डिस्कशन का हमारा विषय रहेगा फिजियोग्राफिक डिवीजन। हमारा जो भारत है उसको हम कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं और किस प्रकार की हमारी भूवैज्ञानिक संरचना है, किस प्रकार का टेक्टोनिक डिवीजन है, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे। आज का ये जो लेक्चर है वो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेगा। हम और अधिक डिटेल से हमारे जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जैसे हिमालय है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है, इन सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज इस पहली क्लास में हम केवल ये डिस्कस करेंगे कि मोटे तौर पर हमारा फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है वो किस प्रकार से है, उसके वर्गीकरण का क्या आधार है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, पृथ्वी की जो जियोलॉजिकल संरचना है हमारी वो कैसी है। तो आपको ध्यान होगा कि जो पृथ्वी की आयु है, ये बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आयु कितनी है। तो 4.6 अरब कहो या 460 करोड़ वर्ष कहो, एक ही बात है। तो ये एक फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि पृथ्वी की आयु है वो 460 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 460 करोड़ वर्ष हमारे इस पृथ्वी की जो आयु है। अब जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हमें ध्यान रखना होगा कि जियोलॉजिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं जो हमारे जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसकी रचना में प्रमुख बल के रूप में कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं मोटे तौर पर कि जो पृथ्वी का जो वर्तमान में आप जो स्ट्रक्चर देखते हो, जो महाद्वीप और महासागरों का वितरण देखते हो, इस पर विभिन्न प्रकार के पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं या अन्य जो फिजियोग्राफिक जो लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के जो बल है, दो प्रकार के फोर्स है उसका परिणाम है। और वो दो फोर्स कौन कौन से है? इसमें पहला फोर्स है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा है एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक मतलब वे बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं उनको अंतर्जनित बल कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि जो ज्वालामुखी है उसका उद्गम कहां से होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। और भूकंप है, भूकंपीय प्रक्रियाओं का उद्गम है वो भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से होता है। तो ज्वालामुखी और भूकंप अंतर्जनित बल के परिणाम होते हैं। तो एक मोटे तौर पे हमारे जो लैंडस्केप के निर्माण में जो बल कार्य करता है वो है एंडोजेनिक फोर्सेस। दूसरा है उसको बोलेंगे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिसको बहिर्जनिक बल कहते हैं। और ये कहां पर कार्य करता है? पृथ्वी की सतह पर कार्य करता है। और आपने सुना होगा एक वर्ड है अनाच्छादन, जिसको डेनुडेशन बोलते हैं इंग्लिश में, डेनुडेशन। यह जो अनाच्छादन की प्रक्रिया है जिसमें अवक्षय और अपर्दन दोनों को संयुक्त रूप से हम अनाच्छादन कहते हैं, इस अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप इनको समतल स्थापक बल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? समतल स्थापक बल। क्यों कहते हैं? क्योंकि एंडोजेनिक जो फोर्सेज है उनके द्वारा पृथ्वी के धरातल पर जो विषमताएं पैदा की जाती है, उन विषमताओं को पुनः समतल करने का कार्य है वो अपक्षय और अपर्दन करते हैं। अपक्षय क्या करता है कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं या जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से किसी भी चट्टान को तोड़ने का कार्य करेगा, जिसको विघटन और वियोजन कहते हैं।
और अपर्दन क्या करता है कि अपर्दन के कारकों जैसे जल हो गया, पवन हो गया, हिमनद हो गया, भूमिगत जल हो गया, इनके माध्यम से उस अपक्षित मलबे का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे करता है, उसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और इस ये अपरदित मलबा कहीं जाकर जमेगा तो उसको बोलेंगे निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया है, ये पृथ्वी की सतह पर होती है, जिसको हम बहिर्जनिक बल कहते हैं। तो हमारा जो लैंडस्केप है, जो फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, उसको दो मुख्य फैक्टर है जो वर्गीकृत करते हैं, एक तो है एंडोजेनिक और दूसरा है एक्सोजेनिक। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारा जो स्थल मंडल है वो विभिन्न प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ये प्लेटें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सियाल सीमा पर तैरता है, तो जो सियाल वाला भाग है, पृथ्वी की सबसे भूपर पट्टी का ऊपरी भाग है, वो प्लेटों से मिलकर बना है और वो प्लेटें मूव करती है, गति करती है। और ये गति तीन प्रकार से करती है। जैसे ये एक प्लेट ये होगी और दूसरी प्लेट ये होगी, जब दो प्लेटें पास पास में आती है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस या अभिसारी गति। कौन सी गति? एक होती है अभिसारी, अभी यानी पास में आना, तो अभिसारी गति। जब दो प्लेटें दूर दूर जाती है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, अपसारी गति, अपसारी गति। और तीसरा जो प्रकार है वो है जब एक प्लेटें एक दूसरे के समीप से होकर यूं, मतलब न तो दूर जा रही है न पास में आ रही है, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल में यूं सरक रही है, ठीक है। इस प्रकार की गति को बोलते हैं संरक्षी गति। कौन सी गति? संरक्षी गति। तो ये प्लेटें तीन प्रकार से गति करती है। इन प्लेटों की गति करने के कारण जब दो प्लेटें पास में आती है तो जो भारी प्लेट होगी वो नीचे धंस जाएगी। जो नीचे धंसेगी तो यहाँ पर वलन की क्रिया होगी। क्या होगी? वलन की क्रिया, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, ये सब वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। और जब दो प्लेटें दूर जाएगी तो बीच वाले भाग में क्या होगा? भ्रंशन होगा। उसको क्या बोलेंगे? भ्रंशन या फॉल्ट का निर्माण होगा, जिससे होस्ट पर्वत बन सकता है या भ्रंश घाटी का निर्माण हो सकता है। तो जितने भी आपको होस्ट पर्वत दिखेंगे या जितनी भी भ्रंश घाटियां दिखेगी वो अपसारी गति का परिणाम होती है। जितने भी आपको पर्वत दिखेंगे वो वलित जो पर्वत दिखेंगे वो अभिसारी गति का परिणाम होते हैं। तो ये जो प्लेट संचलन है, प्लेट टेक्टोनिक है, ये प्लेट टेक्टोनिक भी हमारी जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में एक तो दो फोर्स काम करेंगे, एक तो एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, अंतर्जनिक और बहिर्जनिक। तो और दूसरा प्लेट संचलन, जो प्लेटें गति करती है वो भी हमारे जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत में जो प्लेटों का संचलन है उसके बारे में एक बार मोटे तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडियन प्लेट थी, जो आपने पहले देखा होगा कि जो स्थल भाग था वो पेंजिया था और जो जलीय भाग था वो पैंथालासा था। फिर पेंजिया का विखंडन हुआ और पेंजिया दो भागों में टूट गया, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। तो हमारी जो इंडियन प्लेट है ये मोटे तौर पर गोंडवाना जो लैंड है उसका अंश रही है। और बहुत सालों पहले, करोड़ों साल पहले हम जब बात करेंगे तो ये हमारी जो इंडियन प्लेट थी वो जो 0 डिग्री है या भूमध्य रेखा है, इस 0 डिग्री के पहले कहां थी? दक्षिण में थी। कौन? इंडियन प्लेट। तो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित थी और आकार में बहुत बड़ी थी और इसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी शामिल थी। जो इंडियन प्लेट है, इस इंडियन प्लेट में ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी इसी का हिस्सा थी। लेकिन समय के साथ साथ में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सब प्लेटें हैं वो धीरे धीरे छोटी प्लेटों में टूटती गई और इंडियन प्लेट टूटने के बाद में धीरे धीरे कौन सी दिशा में खिसकनी शुरू हुई? उत्तर दिशा के अंदर खिसकना इसने क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। और ये जो खिसकाव है, जो उत्तर दिशा में जो खिसकाव है वो आज भी जारी है, जिसकी जो साक्ष्य हम देखते हैं तो हिमालय के जो क्षेत्र में भूकंपीय घटनाएं घटित होती है उसका मुख्य कारण है कि ये प्लेटें अभी भी क्या करती है? यहाँ पर गति करती रहती है। इसलिए जो हिमालय का जो निर्माण है और इस क्षेत्र में जो भूकंपीय गतिविधियां हैं वो इस प्लेट की आज भी संचलन का प्रमाण प्रस्तुत करती है। तो इंडियन प्लेट पहले विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी, लेकिन समय के साथ साथ में ये प्लेट उत्तर दिशा में
खिसकती गई और ये खिसकाव आज भी जारी है। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि इंडियन प्लेट अभी स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है, लेकिन ये गति इतनी मंद होती है कि हम आभास नहीं कर पाते, लेकिन समय समय पर जो भूकंपीय घटनाएं घटित होती है उनसे ऐसा महसूस होता है कि अभी भी प्लेटें क्या कर रही है, गति कर रही है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो जियोलॉजिकल डिवीजन है, भारत का जियोलॉजिकल डिवीजन, इस जियोलॉजिकल डिवीजन को हम 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे? मतलब हमारी ये जो भारत है, इस भारत को हम यदि जियोलॉजिकल डिवीजन में मोटे तौर पे बांटना हो तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, ये दक्षिण का जो भाग है, ये पहला क्षेत्र हो जाएगा। ये जो हिस्सा है ये 1 नंबर का हिस्सा। दूसरा जो हमारा ये एक्स्ट्रा जो पेनिनसुलर हिस्सा है जिसमें हिमालय पर्वतीय भाग आता है वो, और तीसरा जो बीच का जो भाग है जो मैदानी प्रदेश है ये। तो जियोलॉजिकल रूप से ये सबसे पुरानी चट्टान है। जो प्रायद्वीपीय खंड है ये सबसे पुराना है और स्थिर अवस्था में, क्योंकि इसका निर्माण बहुत पहले हुआ और ये वर्तमान में गतिशील नहीं है। यहाँ पर जितनी भी स्थलाकृतियां देखने को मिलती है वो अभी वृद्धावस्था में है। यूं कह सकते हैं कि अपरदन चक्र के अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है और ये भाग सुदृढ़ है, स्थिर भाग है, इसमें गति बहुत कम मात्रा में देखने को मिलती है। जो दूसरा भाग है हिमालय वाला भाग, ये सबसे नवीन है। ये क्या है? सबसे नवीन हिस्सा है और ये सबसे पुराना हिस्सा है। और जो बीच का भाग है ये हिमालय से और पर्वतीय जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, इन दोनों भागों से लाने वाली नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों के जमाव से बना हुआ है। तो सबसे लेटेस्ट बना हुआ है तीसरा जो हिस्सा है हमारा जियोलॉजिकल खंड है। तो 3 खंड हो गए। सबसे प्राचीन खंड ये हो गया प्रायद्वीपीय खंड, हिमालय वाला उसके बाद में बना है, और सबसे लेटेस्ट में जो बना है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय खंड के बारे में। किसके बारे में? ये जो हिस्सा है हमारा प्रायद्वीपीय खंड। तो देखो क्या लिखा है कि ये सबसे प्राचीन है और स्थिर भूभाग है। तो ये सवाल एमसीक्यू के रूप में किसी कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत का कौन सा खंड सबसे प्राचीन है। उसमें ऑप्शन में आ जाए हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, तटीय मैदान या प्रायद्वीपीय खंड। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रायद्वीपीय खंड। जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये जो पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा है ये सबसे प्राचीन हिस्सा है और ये स्थिर है। कैसा है? ये स्टैटिक है, स्थिर है। इसमें जियोलॉजिकल रूप से बहुत कम मात्रा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो चट्टानें हैं वो कठोर चट्टानें हैं, क्योंकि बहुत पुराना है इसलिए वो चट्टान ही अभी अपरदन से बच पाई है जो बहुत ज्यादा कठोर है। इसलिए कठोर चट्टान वाला ये भाग है, यहाँ पर बहुत कम परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन भाग है और सबसे स्थिर भाग है वो कौन सा है? प्रायद्वीपीय खंड। तो पहला जियोलॉजिकल खंड हो गया हमारा प्रायद्वीपीय खंड। दूसरा जो जियोलॉजिकल खंड है वो है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। जो जितने भी माउंटेन्स है जो पेनिनसुलर हिस्से में नहीं है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर जो प्रायद्वीप के अलावा दूसरे भाग के अंदर जो पर्वतमालाएं देखने को मिलती है, जिसमें उत्तर पूर्व की जो पर्वतमालाएं हैं वो और हिमालय मुख्य रूप से इसमें शामिल होते हैं। और ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने पहले बताया था कि जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी गतिशील है, ठीक है ना, इसलिए। और इंडियन प्लेट का यूरोपियन प्लेट से जो टकराव हो रहा है वो हो रहा है हिमालय के समीप वाले भाग में। इसलिए ये जो क्षेत्र है हिमालय के आसपास का, ये वाला अभी भी भू विवर्तनिक दृष्टिकोण से या टेक्टोनिक दृष्टिकोण से बहुत ही सक्रिय क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर जो भी चट्टानें आपको देखने को मिलेगी वो नई मिलेगी, कमजोर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अपरदन अभी भी तीव्र गति से होगा और ये लचीली भी देखने को मिलती है। तो 3 प्रकार की विशेषताएं नई है, कमजोर है और लचीली है। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ की संरचना है, देखो पहले वाला जो पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा था वहां की संरचना में बदलाव बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो भाग अब स्थिर हो गया था, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया था, सुस्थिर था, उसमें परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं था। लेकिन हिमालय वाला जो भाग है इसकी संरचना में, इसके स्ट्रक्चर में आपको बदलाव होते हुए दिखते रहेंगे,
क्योंकि यहाँ पर प्लेटें अभी भी क्या कर रही है, गति कर रही है। इसलिए ये वाला जो भाग है, हिमालय वाला भाग, ये भूकंपीय गतिविधियों के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मात्रा में संवेदनशील है। आपने देखा भी होगा नेपाल में जो भूकंप आया, वो सब किसका परिणाम है कि यहाँ पर प्लेटें हैं अभी भी गतिशील अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था में नहीं है। तो दूसरा हमारा जियोलॉजिकल खंड हो गया, वो हो गया हिमालय या अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भाग, जिसको मैंने मानचित्र में यहाँ बनाया था, ये वाला 2 नंबर का। 3 नंबर का जो भाग है ये इन दोनों के बीच में स्थित है, जो उत्तर भारत से आने वाली या हिमालय से आने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जो जलोढ़ मैदान बना हुआ है वो तीसरा है, जिसमें 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसलिए इस मैदान को कहते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये हमारा तीसरा प्रमुख जियोलॉजिकल खंड है। और इसका निर्माण कैसे हुआ, मैंने पहले बताया था कि हिमालय से और प्रायद्वीपीय भाग से जो नदियां आती है वो अपने साथ में जो अवसाद लेके आ रही है, डिपोजिट से लेके आ रही है, उन डिपोजिट से जो जलोढ़ मैदान बनता है उसे, और ये जो जलोढ़ मैदान है ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, उपजाऊ होता है। और ये क्षेत्र बड़ा समतल है, जहां पर आपको जनसंख्या का सहकेंद्रण सबसे अधिक देखने को मिलेगा, कृषि का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा यातायात के साधनों का विकास इस क्षेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलेगा, नगरीकरण यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, औद्योगिकरण भी इस क्षेत्र में बहुत अधिक देखने को मिलेगा। इसलिए सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये हमारे देश में कृषि का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र बनाता है। इस देश को एग्रीकल्चर के हिसाब से अग्रणी बनाने में जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही यहाँ की नदियों के तट पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या का सहकेंद्रण पाया जाता है। तो कुल मिला के आप देखेंगे तो जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से हमारा पहला खंड हो गया प्रायद्वीपीय खंड, इसके बाद में जो दूसरा खंड हो गया उसको बोलेंगे हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, और तीसरा हो गया सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इस हिसाब से जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने खंड है या कुल कितने हिस्से हैं, तो आपको बताना है कि 3 हिस्से हैं जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से। ठीक है, अब हम चलते हैं भारत के भौतिक स्वरूप में। आपको जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इसमें बहुत अधिक मात्रा में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कैसे कि देखो, हमारा जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान प्रकार की स्थलाकृतियां या ये जो उच्चावच देखने को मिलते हैं, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा उच्चावच है। हो सकता है कि ये वाला जो टेबल है, ये टेबल आपको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ कुछ परसेंटेज दूसरे देकर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है, तो 3 सही, 3 के आगे तो सही डेटा दे देंगे और 1 के आगे गलत लिख के, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, मैच करो कि ये ऊपर नीचे देखे और इनको मैच करवाने का सवाल भी आ सकता है। यहाँ यदि आप मेंस जैसे एग्जाम में दे रहे हो तो ये 2 नंबर का, जैसे आरएस मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ वहां पर ये पूछा जा सकता है कि प्रतिशत के आधार पर भारतीय भौतिक स्वरूप के मतलब जो विविध भौतिक स्वरूप है उनको प्रतिशत के आधार पर विभाजित कीजिए। तो आप देखोगे कि जो हमारा भारत है, इस भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो हिस्सा है वो किसका है, मैदानों का है, वो है 43.2%। सबसे पहले नंबर पर फर्स्ट पोजीशन किसकी है, मैदानों की। इसका मतलब है कि भारत का जो फिजिकल डिवीजन है उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो क्षेत्रफल कवर करता है, जो भौतिक स्वरूप जो सबसे अधिक मात्रा में क्षेत्रफल कवर करता है वो कौन सा है, मैदान है। कितना है, 43.2, 432 यूं याद रख लेना, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो सबसे अधिक मात्रा में 4, 3, 2, 43.2 किसका है, मैदान का। 2 नंबर पर जो हिस्सा है वो है पठारों का, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारी भाग के अंदर बहुत अधिक मात्रा में आपको पठार देखने को मिलेगा, जिसमें दक्कन का जो प्लेट्यू है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो पठारी हिस्सा है वो है 27.7। कितना है, 27.7। तो यहाँ 2 पे खत्म हुआ, 2 को वापस लिख लो यहाँ पर, तो 2 से शुरू करना है अगली वाले डेटा। तो 27.7% हिस्सा है वो किसका है, पठारों का है। 3 नंबर पर देखो 4 के बाद में लास्ट में यहाँ डिजिट आई 2, यहाँ 2 से शुरू किया आपने और अब यहाँ पर शुरू करना है, पीछे वाले जो 2 बचे हैं वो 1-1 से शुरू होंगे। ठीक है, तो 43, 27 और तीसरा जो हिस्सा है वो किसका है, पहाड़ियों का। और पहाड़ियां कवर करती है यहाँ पर 18.5% हिस्से को। कितने को, 18.5% हिस्सा है
उसको कवर करती है। और सबसे लास्ट में चौथा स्थान है पर्वतों का, और भारत के कुल क्षेत्रफल में पर्वतों का जो हिस्सा है वो कितना है, 10.6%। इसका मतलब है कि हमारे जो भौतिक स्वरूप में पर्वत कितने प्रतिशत भाग पर देखने को मिलेंगे आपको, 10.6% भाग पर। सबसे अधिक मात्रा में मैदान देखने को मिलेंगे, मैदान के बाद में आपको पठार देखने को मिलेंगे, पठार के बाद में आपको पहाड़ी देखने को मिलेगी, और पहाड़ी के बाद में पर्वत देखने को मिलेंगे। पर्वत और पहाड़ी में ऊंचाई और ढाल के आधार पर अंतर किया जाता है। पहाड़ियों की ऊंचाई कम होती है, जबकि पर्वतों की ऊंचाई है वो पहाड़ियों की तुलना में अधिक होती है। तो पर्वतों और पहाड़ियों को भी हम दोनों अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैदानों का हिस्सा कितना हुआ, 43.2, पठारों का हिस्सा कितना है, 27.7, पहाड़ियों का हिस्सा कितना है, 18.5, और पर्वतों का हिस्सा कितना है, 10.6। तो ये हमारे भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसमें विविधताएं इन परसेंटेज के आधार पर हमने अभी डिस्कस किया, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में मैदानों का हिस्सा है और सबसे कम में पर्वतों का हिस्सा है। इनको आप ऑर्डर में करने का भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले लिखना है कौन, मैदान, मैदान के बाद में लिखना है पठार, पठार के बाद में लिखना है पहाड़ी, और पहाड़ी के बाद में लिखना है पर्वत। ये ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, इनको आगे पीछे करके किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना है कि भारत के भौतिक स्वरूप में सबसे अधिक मात्रा में मैदान है, उसके बाद में पठार है, उसके बाद में पहाड़ी है, और उसके बाद में पर्वत है। 43.2% पे मैदान, 27.7 पे पठार, 18.5 पे पहाड़ी, और 10.6 पे क्या है, पर्वत देखने को मिलते हैं। अब फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करेंगे। अभी तक हमने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात की। इसका जो भारत का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा था। हमारे फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है उसमें डाइवर्सिटी किस प्रकार से है, उनको हम परसेंटेज के आधार पर मैदानों में, पठारों में, पहाड़ी में और पर्वत में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे फिजियोग्राफी की। किसकी, फिजियोग्राफिक रीजन की। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि फिजियोग्राफी है क्या, भू आकारिकी किसे कहते हैं। तो भू आकारिकी को इंग्लिश में क्या है, फिजियोग्राफी कहते हैं। ग्राफी का मतलब तो आपको ध्यान है, अध्ययन करना। फिजियो, फिजियो का मतलब भू आकृति, ठीक है। ये क्या है, पृथ्वी की सतह या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर मौजूद, कहां पर, ये जो हमारी पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह पर, या जैसे कोई महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, या कोई देश हो गया जैसे इंडिया हो गया, तो इस पृथ्वी पर या किसी महाद्वीप पर या किसी देश पर, या तो संपूर्ण पृथ्वी की बात कर सकते हैं, या किसी महाद्वीप की बात कर सकते हैं, या किसी देश की बात कर सकते हैं। तो उसके भौगोलिक क्षेत्र में आपको जो रिलीफ फीचर देखने को मिलेंगे, रिलीफ फीचर की क्या होता है, ऊंचावच, ऊंचावच का मतलब ऊंची नीची स्थलाकृतियां, और ऊंची नीची स्थलाकृतियां या भौतिक आकृतियां जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है, ये सब क्या हो गया, रिलीफ फीचर बोलते हैं, ठीक है। तो इन रिलीफ फीचर का जो साइंटिफिक स्टडी है उसको क्या बोलेंगे, फिजियोग्राफी। तो फिजियोग्राफी क्या है, या तो संपूर्ण पृथ्वी का देखना हो कि संपूर्ण पृथ्वी की फिजियोग्राफी का वर्णन कीजिए, या किसी महाद्वीप की फिजियोग्राफी का आ सकता है कि एशिया की फिजियोग्राफी बताओ, आप यूरोप की फिजियोग्राफी बताओ, या किसी देश का आ सकता है कि भारत की फिजियोग्राफी बताओ, नॉर्थ जो यूएसए की फिजियोग्राफी बताओ, ब्राजील की फिजियोग्राफी बताओ। तो फिजियोग्राफी होती क्या है, तो फिजियोग्राफी में हमें यह देखना है कि वहां का जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर का मतलब जो ऊंचे नीचे स्थलाकृतियां हैं, ऊंची नीची आकृतियां हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन मैदानों का सिस्टमेटिक रूप से साइंटिफिक स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा, फिजियोग्राफी। तो ठीक है, ग्राफी का मतलब अध्ययन करना, तो टू स्टडी, और किस प्रकार की स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी। तो किसकी करना, भू आकारिकी की, किसकी, फिजियो की। फिजियो किसका, फिजियो हो सकता है कि पूरे दुनिया का फिजियो, या हो सकता है कि किसी कॉन्टिनेंट का फिजियो, या हो सकता है कि किसी देश का फिजियो, हो सकता है किसी स्टेट का फिजियो, हो सकता है कि राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, तो वो किसी स्टेट का भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, कोई भौगोलिक क्षेत्र होगा, भौगोलिक क्षेत्र बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उस भौगोलिक क्षेत्र पर जो आपको भौतिक आकृतियां देखने को मिल रही है, जो पर्वत, पठार, मैदान जैसे ऊंचावच देखने को मिल रहे हैं, उन ऊंचावचों का साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन करना, वो क्या कहलाएगा, फिजियोग्राफी। अब इस साइंटिफिक स्टडी में क्या क्या करेंगे, तो साइंटिफिक स्टडी में हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में। जैसे भारत है तो हिमालय की विशेषता के बारे में, जैसे हिमालय पढ़ रहे हैं, एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है। उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश की विशेषताएं पढ़ेंगे कि ये हिमालय
कैसे बना, मतलब इसकी क्या विशेषता है, ये सतत है या असतत है, कितनी श्रेणियों में बटा हुआ है, इसका निर्माण कब हुआ, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत है, हिमालय बनने का क्या प्रोसेस है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ समय के साथ में, पहले क्या इतनी ऊंचाई थी या अभी ऊंचाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो इसका समय के सापेक्ष जो टेम्पोरल जो इवोल्यूशन है वो भी देखेंगे। और इसके अलावा हम इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि हिमालय है वो हमारे लिए क्या महत्व रखता है, इन सब बातों की स्टडी करना क्या कहलाएगा, फिजियोग्राफी कहलाएगा। ठीक है। अब भारत के जो फिजियोग्राफी है, भू आकृतिक विभाजन है, वो विभाजन किस किस बेसिस पे किया गया, कौन कौन से आधार है जिन आधारों पर भारत के भू आकृतिक विभाजन को प्रस्तुत किया गया। तो किसी भी भौतिक प्रदेश के विभाजन करने के लिए बहुत सारे कारक हम काम में लेते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे आधार यूज करते हैं। अब भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो मुख्य आधार होता है, जो मेन बेस होता है, वो होता है उसके भौतिक पहलू। क्या होते हैं, फिजिकल फीचर्स। क्योंकि हमें कौन सा डिवीजन देखना है, फिजियोग्राफिक डिवीजन देखना है। तो फिजियोग्राफिक डिवीजन में फिजिकल फीचर ज्यादा होंगे। कौन से फीचर ज्यादा होंगे, फिजिकल फीचर्स। इन फिजिकल फीचर का ज्योग्राफिकल स्टडी करना क्या कहलाएगा, जो भूआकृतिक विभाजन का आधार कहलाएगा। तो भारत का जो भौतिक विभाजन किया गया, वो भौतिक विभाजन कौन कौन से भौतिक पहलुओं को देखकर किया गया। तो पहला है भौतिक आकृतियां। भौतिक आकृति का मतलब जैसे पर्वत, पठार, मैदान। तो देखो हमारे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भौतिक आकृति को देख के, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग यहां हमने देखा, उसमें भी भौतिक आकृति देखी। इसके अलावा ये जो उचावच है, उचावच का मतलब भी पर्वत, पठार, मैदान। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वो जो विभाजन किया गया वो किस आधार पर किया गया, भौतिक आकृति और उचावच के आधार पर किया गया। दूसरा जलवायु के आधार पे। तो जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, वहां की जलवायु उत्तर भारत के विशाल मैदान से अलग होगी, और उत्तर भारत के मैदान की जलवायु है वो तटीय मैदानों से अलग होगी, और वहां की जलवायु है वो उत्तर भारत के जो पर्वतीय प्रदेश है या हिमालय, वहां की जलवायु से अलग होगी। तो दूसरा जो फिजिकल फीचर है वो है जलवायु, वहां की क्लाइमेट। तो हमें फिजिकल फीचर या रिलीफ फीचर, जो उचावच है या रिलीफ फीचर है, इन रिलीफ फीचर के साथ में दूसरा जो पॉइंट है वो क्या देखना है, क्लाइमेट, कि वहां पर रेनफॉल कितनी होती है, वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां ह्यूमिडिटी कितनी है, वहां विंड किस गति से चलती है, वहां पर वर्षा की स्थिति कैसी है। ये सब तत्व जलवायु की दशाओं को प्रकट करेंगे। तो दूसरा जो हमारे फिजियोग्राफिक डिवीजन का आधार है वो क्या है, क्लाइमेट। तीसरा जो तत्व है वो है सॉइल, कि वहां पर जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लेटराइट मृदा है, लाल मृदा है, लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा है, पर्वतीय मृदा है, दलदली मृदा है, किस प्रकार की मृदा है। ठीक है। तो मिट्टी का कौन सा प्रकार है वहां पर, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो दोमट है या चिकनी है, ठीक है, किस प्रकार की मिट्टी है, बलुई मिट्टी है या दोमट मिट्टी है या चिकनी मिट्टी है, क्ले है जिसको चीका बोलते हैं। तो उसकी मिट्टी की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, और मिट्टी का कौन सा प्रकार है, ये भी भू आकृतिक विभाजन के प्रमुख आधारों में शामिल किया जाता है। तो इसलिए प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आपको काली मृदा देखने को मिलेगी, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वहां पर आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी, हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है वहां पर आपको जो अपरिपक्व मृदा है, जिसको पर्वतीय मृदा है, वो देखने को मिलेगी। तो तीसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, मिट्टी। तो पहला रिलीफ फीचर हो गया, दूसरा जलवायु हो गया, और तीसरा मिट्टी हो गया, और चौथा है वनस्पति। प्रायद्वीपीय पठारी भाग में अलग प्रकार की वनस्पति होगी, तटीय भागों में अलग प्रकार की वनस्पति होगी, पर्वतीय प्रदेशों में अलग प्रकार की वनस्पति होगी, मैदानी भागों में अलग प्रकार की वनस्पति होगी। तो उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, वहां पर सदाहरित वनस्पति है या पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती है, आर्द्र पर्णपाती है, सदाहरित वृक्ष है या दलदली वृक्ष है, किस प्रकार के वृक्ष है या वनस्पतियां कैसी है, उन वनस्पतियों का भी हम आधार लेते हैं। किसमें, हमारा जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन है, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, भू आकृतिक विभाजन है, उसके आधार में वनस्पति है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चार प्रमुख आधार हो गए, जो भौतिक आकृतियां और उचावच पहला, दूसरा जलवायु, तीसरा मिट्टी, और चौथा वनस्पति। ये जो चारों तत्व है, ये चारों तत्व किसी भी
क्षेत्र में भूआकृतिक विभाजन के प्रमुख आधार होते हैं। और भारत का जो भूआकृतिक विभाजन है, इस भारत के भूआकृतिक विभाजन में भी हमने जो 4 प्रमुख आधार यूज किए हैं, उसमें भौतिक आकृतियां, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति, इन चारों का सहयोग लिया गया है। इन्हीं आधार पर हमने भारत को मोटे तौर पर विभाजित किया है। ध्यान रखना, जो भूआकृतिक विभाजन है, अब ये भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और मीडियम लेवल का भी हो सकता है। तो एक तो मैक्रो लेवल का जो सबसे बड़ा होता है उसको मैक्रो लेवल का डिवीजन बोलते हैं, बीच वाला होता है उसको मेसो लेवल का बोलते हैं, और छोटा होता है उसको माइक्रो लेवल का। जैसे बड़ा विभाजन देखें तो उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये हो गया क्या, मैक्रो लेवल का। फिर उसके बाद में मेजो लेवल का। मेजो लेवल में हमने देख लिया कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसको हम वापस बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, सब हिमालय इनमें। तो वो कैसा हो जाएगा, मेसो लेवल का हमारा क्लासिफिकेशन। और तीसरा है उसको बोलेंगे हम माइक्रो लेवल का। माइक्रो लेवल में क्या है, फिर ट्रांस हिमालय को भी और आगे बांटेंगे, जैसे कराकोरम है, कैलाश है, जास्कर है, ठीक है। तो ये जो श्रेणियां है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये जो 4 भागों में हमने ट्रांस हिमालय को बांटा है, ये कौन सा हो जाएगा, माइक्रो लेवल का हमारा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो भूआकृतिक विभाजन में हम कितने भौगोलिक क्षेत्रफल को ले रहे हैं उसके आधार पर मैक्रो, मेजो और माइक्रो, इन स्तर पर हम अलग अलग प्रदेशों में उसको बांट सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो विभाजन होता है, वो इस विभाजन के आधार पर हम उस क्षेत्र को समग्र रूप से, उस क्षेत्र की भू आकृति को एक व्यवस्थित तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से समझ सकते हैं। अब जो भारत की जो भू आकृतिक विशेषता हैं, जो हमारी जो रिलीफ फीचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं और अपरदन प्रक्रियाएं, इनके आधार पर हमने भारत के भू आकृतिक प्रदेश का विभाजन किया है। तो भू आकृतिक विशेषताओं के आधार पर, भू आकृतिक विशेषताओं हमने अभी देखी कौन सी, उच्चावशीय विशेषताएं, जलवायु, मृदा और वनस्पति वाली। और दूसरा अपरदन की प्रक्रिया में कि भाई वहां अपरदन अभी तीव्र अवस्था में है या मध्यम अवस्था में या प्रौढ़ अवस्था में है या वृद्धावस्था में या जीर्ण अवस्था में, किस अवस्था में, इस आधार पर ये जो विभाजन किया जाता है। एक विद्वान हुए एसपी चटर्जी, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या नेट जेआरएफ ज्योग्राफी सब्जेक्ट से दे रहे हैं, तो जो ऑप्शनल वाले स्टूडेंट है वहां पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि एसपी चटर्जी ने भारत को कितने वृहद प्रदेशों में बांटा, या पूछा जा सकता है कि कितने मध्यम प्रदेशों में बांटा, या पूछा जा सकता है कि कितने लघु भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया भारत को। तो एसपी चटर्जी ने चार बड़े, 20 मेजो लेवल के और 58 माइक्रो लेवल के, तो 4 मैक्रो, 20 मेजो और 58, चार को बांटा फिर 20 में और 20 को बांटा फिर 58 में, ठीक है। ध्यान रखना, इसकी पहले डिजिट ले लो 5, ये 4 इंटू 5 करोगे तो 20 आ जाएगा, यूं भी याद रख लेना, ठीक है। तो 4, 20 और 58, और 4 का दुगुना कर देना, लास्ट वाला 8 आ जाएगा। देखो 4 का दुगुना कर दिया, 8 लिख दिया, 4 की अगली वाली संख्या लिखी, 5 लिख दिया, तो ये समझ में आ गया। देखो 4 की अगली संख्या क्या लेनी है, 5, 4 का दुगुना क्या करना है, 8, तो ये हो गया सबसे छोटे वाले माइक्रो लेवल वाले 58, ठीक है। अब इसकी पहली डिजिट को और इसके 4 को गुणा करो तो क्या हो जाएगा 20। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, कैसे भी, किसी भी तरीके से याद करो। याद होना चाहिए कि एसपी चटर्जी ने 1964 में भारत का जो भू आकृतिक विभाजन किया, उसमें 4 बड़े प्रदेश लिए, 20 मध्यम प्रकार के प्रदेश लिए और 58 छोटे प्रकार के प्रदेश लिए। तो ये एसपी चटर्जी का विभाजन है। और उन्होंने 4 जो बड़े लिए उसमें एक तो लिया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वत का, दूसरा लिया उन्होंने वृहद मैदान, तीसरा लिया प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, और चौथा द्वीप समूह और भारतीय तट को इन्होंने एक साथ रखा। तो ये चौथा प्रदेश हो गया। उत्तरी पर्वत 1 नंबर पे, वृहद मैदान 2 नंबर पे, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि 3 नंबर पे, भारतीय तट और द्वीप समूह है इसको चौथे नंबर पे रखा। तो एसपी चटर्जी ने 4 बड़े प्रदेशों के अंदर 4 बड़े भू आकृतिक प्रदेशों में भारत को बांटा, 20 मध्यम प्रकार के प्रदेशों में बांटा और 58 है वो छोटे प्रदेशों में बांटा, ठीक है। तो एसपी चटर्जी का जो वर्गीकरण है उसे हमें याद रहना चाहिए। अब हम जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे कि भारत के जो भू आकृतिक प्रदेश है उनको हम वृहद स्तरीय भू आकृतिक प्रदेश है जो मैक्रो लेवल वाले हैं,
कौन से? मैक्रो, सबसे बड़े वाले, उन कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटते हैं? तो मोटे तौर पर हम यहाँ के फिजिकल फीचर्स को देखे या रिलीफ फीचर्स को देखे, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन को देखे, वहाँ के सोइल को देखा जाए, वहाँ की वेजिटेशन को देखा जाए, तो मोटे तौर पर हम भारत के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसको एसवी चटर्जी ने तो बांटा 4 में, लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन में हम कितने भागों में बांट के अध्ययन करेंगे? 6 भागों में अध्ययन करेंगे। कितने भागों में? 6 भागों में। सबसे पहला कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, यहाँ जो हिमालय है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान या गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। तीसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। चौथा भारतीय मरु प्रदेश जो थार का मरुस्थल है। अगला भारतीय तटीय प्रदेश और समुद्री द्वीप समूह है, उसको सबसे लास्ट में रखा है। तो ये 6 प्रदेश हो गए। कौन कौन से? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सबसे पहला ये आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा है ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा ये एक जो हिस्सा है ये वाला, इसको बोलेंगे थार का मरुस्थल। कौन सा? ये थार का मरुस्थल। तीसरा ये जो बीच वाला भाग है जहां पर जो मैदानी भाग कवर होता है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये कितना हो गया? 3। चौथा है ये प्रायद्वीपीय भूभाग, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। 4 हो गया। 5वां है ये जो तटीय भाग में आपको मैदान दिख रहे हैं, पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर ये जो मैदान दिखाई दे रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हो गया 5वां। इसको क्या बोलेंगे? तटीय मैदान। और यहां पर आपको एक लक्षद्वीप दिख रहा है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा है। ये जो 2 भाग है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हो जाएंगे क्या? द्वीप समूह में शामिल हो जाएंगे। किसमें? द्वीप समूह में। वो कौन सा है? 6ठा प्रदेश है। तो कुल मिला के हम 6 बड़े प्रदेशों के अंदर बांटने की बात करेंगे। तो पहला हो जाएगा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश 1 नंबर पे, जिसमें मुख्य रूप से क्या आता है? हिमालय प्लस जो उत्तर पूर्व का पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, जिसमें ये यहाँ पर अराकानियोमा, बरेल, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है, मिसमी, अराकानियोमा का जो म्यांमार के साथ साथ में ये जो भाग है, पटकाई बूम हो गया, ये जो पूरा भाग है वो किस में आएगा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में। तो मोटे तौर पे फिजियोग्राफिक डिवीजन में सबसे पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा हो जाएगा थार का मरुस्थल। कभी कभी जो वर्गीकरण होता है उसमें उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उसी विशाल मैदान का एक हिस्सा माना जाता है थार के मरुस्थल को, लेकिन हमने इस स्टडी में थार के मरुस्थल को अलग रखा है। तो 2 नंबर पे हो जाएगा थार का मरुस्थल। तीसरा हो जाएगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। 4 नंबर पे हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। 5 नंबर पे ये जो तटीय मैदान है जो गुजरात से लेकर और यहाँ पर होते हुए यहाँ तक आता है, जिसको पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान 2 भागों में बांटते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5वां हिस्सा। और 6ठा है ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, और यहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन द्वीप समूहों को मिलाकर, इसके अलावा कुछ अपतटीय द्वीप भी होते हैं, उन सभी को मिलाकर अगला जो वर्गीकरण है वो होता है हमारा द्वीप समूह। तो कुल मिलाकर 6 प्रमुख भागों में हम इस क्षेत्र को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे इनको, पहले हिमालय अलग से पढ़ेंगे, फिर मैदान अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर मैं बता दूं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये कहां पर है? भारत के उत्तर में और उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है।
है क्या यहाँ पर, एक पर्वत है, और इस कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है, कौन सा, हिमालय, और हिमालय के साथ साथ में से जुड़ी अन्य पर्वतमालाएं भी है। और यहाँ पर जो पर्वतमालाएं हैं वहां पर बर्फ से ढकी बहुत सारी आपको चोटियां देखने को मिलेगी, यहाँ पर बहुत सारी घाटियां देखने को मिलेंगी, ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, जलप्रपात देखने को मिलेंगे, स्प्रिका देखने को मिलेगी, झरने देखने को मिलेंगे। तो ये ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और उससे जुड़ी हुई स्थलाकृतियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो ये जो पर्वतीय प्रदेश है यहाँ पर वनस्पति और विविध संस्कृतियों के से ये समृद्ध है। यहाँ पर कौन कौन से, जैसे आपको नागालैंड के अंदर नागा संस्कृति देखने को मिलेगी, उत्तराखंड वाले भाग में आपको कुमायूनी संस्कृति देखने को मिलेगी, लद्दाख वाला क्षेत्र है वहां पर लद्दाखी संस्कृति देखने को मिलेगी। तो यहाँ डाइवर्स संस्कृति, ये एक भूआकृतिक प्रदेश होने के बावजूद भी इसके अलग अलग भागों में आपको अलग अलग प्रकार की कल्चरल डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो भाग हो गया वो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा जो भाग है हमारा वो है विशाल मैदान। विशाल मैदान में कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और इसके अलावा तीसरी जो नदी है सिंधु नदी है। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी भाग है, और ये इस मैदान, ये जो नदियां हैं वो कहाँ से निकल रही है, हिमालय से निकलने वाली जो नदियों द्वारा जो मिट्टियों के निक्षेपण से जो अवसाद लाए गए, उन अवसादों के निक्षेपण से यहाँ पर समतल मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसको भाबर, तराई, खादर और बांगर नामक अपन इसका क्षेत्रीय विभाजन भी करते हैं। तो ये जो मैदान है वो आपको स्थलाकृतियों से यदा कदा कहीं पर स्थलाकृतियां देखने को मिल जाए, लेकिन सामान्यतः ये स्थलाकृतियों से विहीन एकदम सपाट समतल भूभाग आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर वर्षा ऋतु के अलावा यहाँ नदियां बहुत धीमी मात्रा में चलती है, लेकिन जब मानसून का सीजन होता है तो ये जो नदियां हैं ये सदानीरा रूप से या सतत रूप से प्रवाहित होती रहती है। इन नदियों के द्वारा मैदानी भागों के अंदर आपको चौड़ी घाटियां देखने को मिलेगी, निर्मित नदी विसर्ग जिसको मिएंडर कहते हैं, गोखुर झील है वो आपको देखने को मिलेगी। और नदियों के द्वारा जो मार्ग परिवर्तन है, जो जिसमें आपको रिवर कैप्चरिंग जैसे जो एस्पेक्ट है वो भी इस उत्तर भारत के विशाल मैदान में देखने को मिलेंगे। तो जो दूसरा भूआकृतिक प्रदेश है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा हमारा जो भूआकृतिक प्रदेश है, जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है, जो दक्षिण वाला, ये वाला, ये भारत का सबसे पुराना है। ये ध्यान रखना कि भारत का कौन सा भूआकृतिक प्रदेश सबसे पुराना है। तो ओल्डेस्ट कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और सबसे बड़ा भी यही है, सबसे बड़ा भूआकृतिक खंड है। ये कठोर चट्टानों से बना हुआ है। कैसे चट्टानों से कठोर, क्योंकि जो मुलायम चट्टानें थी वो तो अपरदन के द्वारा अब हटा दी गई है, लेकिन जो मौजूद है अभी वो कैसी रही है, कठोर है। यहाँ की सतह है वो आपको असमान रूप से देखने को मिलेगी, ठीक है, उबड़ खाबड़ सतह देखने को मिलेगी। ये विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। कहां पर स्थित है, सबसे ऊपर उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उसके बाद में विशाल मैदान आते हैं। मैदान के दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। और यहाँ पर जो अनाच्छादन की क्रिया है, यहाँ अपक्षय और अपर्दन की क्रिया है वो बहुत अधिक मात्रा में घटित हो चुकी है। इस वाले क्षेत्र में आपको सीढ़ी नुमा और खड़े ढाल वाले कगार देखने को मिल सकते हैं, सपाट शिखर देखने को मिलेंगे। शिखर है वो अब अपर्दन के कारण कैसे हो गए हैं, सपाट हो गए, मतलब अब शिखर इस प्रकार से न रहकर ये वाला जो भाग है वो सपाट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अवशिष्ट श्रेणियां, जैसे आपको अरावली जैसी श्रेणियां हैं, अवशिष्ट श्रेणियां भी इस जगह पर देखने को मिलेगी। आधार तल तक पहुंची। आधार तल क्या होता है कि नदी जब अपर्दन करती है तो अपर्दन की जब अंतिम अवस्था में पहुंच जाती है तब नदियां आधार तल को प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो आधार तल तक पहुंची हुई आपको नदी घाटियां कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगी, प्रायद्वीपीय पठारी भाग में देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे ये जो क्षेत्र है वो कैसा होता जाता है, संकरा होता जाता है। और इस पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम दोनों भागों में आपको क्या देखने को मिलेगी, इन दोनों क्षेत्रों में आपको मैदान देखने को मिलेंगे, जिसको हम पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। तो ये मैदान आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, किसके, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के दोनों तरफ, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है इसके इस क्षेत्र में भी आपको पूर्वी तटीय मैदान और इस साइड में पश्चिमी तटीय मैदान देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय मरु प्रदेश की, जिसको राजस्थान का मैदान कहते हैं या थार का मरुस्थल भी कहते हैं। तो ये भारत का जो पश्चिमी भाग है वो है, इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। और ये रेतीला और शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर रेत देखने को मिलेगी, आपको बालू देखने को मिलेगी और शुष्क क्षेत्र देखने को मिलेगा। यहाँ पर वर्षा की मात्रा की तुलना में आपको वाष्पीकरण की दर है वो अधिक देखने को मिलेगी। तो जब किसी स्थान पर
वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो जाता है तो वहां पर शुष्क दशाएं पैदा हो जाती है, जिससे मरुस्थलीय कंडीशन बन जाती है। और भारत के पश्चिम में ये जो मरुस्थल है, ये विशाल रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर वनस्पति आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगी, और जो भी वनस्पति देखने को मिलेगी वो जेरोफाइट्स प्रकार की होती है। यहाँ की वनस्पति को क्या बोलते हैं? जेरोफाइट्स, जिसको हिंदी में आपने सुना होगा मरुद्भिद कहते हैं, जिसमें पत्तियां बहुत ही छोटी होती है, जिसकी पेड़ों की छाल मोटी होती है, जड़ें अधिक गहरी मात्रा में होती है, और ये जब गर्मियों के समय जब वर्षा की कमी होती है तब अपनी पत्तियां गिरा देती है। यहाँ इनकी पत्तियों पर क्या होते हैं, जो कंटीले कांटे होते हैं, और इसके साथ साथ में इनकी पत्तियां हैं वो गूदेदार या चिकनी होती है, जिससे क्या है, इवोपोरेशन है, वाष्प उत्सर्जन के द्वारा जो जल का ह्रास है वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, यहाँ पर आपको बालू के टीले भी देखने को मिलेंगे, जिसमें अनुप्रस्थ है, अनुदैर्ध्य है या बरखान है, ये सब जो तारानुमा है, बहुत सारे जो बालू का स्तूपों के प्रकार है। तो विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ नदियां हैं जिसमें आपने सुना होगा, तो लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, लेकिन ये नदियां हैं ये केवल मानसूनी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, अल्पकालीन नदियां हैं, और अधिकांश नदियां यहाँ पर अंत्य प्रवाही नदियां हैं जो समुद्र में जाने से पहले ही क्या है, समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो मरुस्थल है अपने वाला, ये थोड़ा यूनिक है। यहाँ पर इस प्रकार की हर्ष कंडीशन होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग है वो, जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या का अधिक केंद्रण इस वाले मरुस्थल में देखने को मिलता है। इसके बाद में जो अगला भूआकृतिक प्रदेश है वो भारतीय तटीय प्रदेश, जिसमें आपने देखा होगा एक तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में और एक पश्चिम के अंदर, जो तो पूर्वी किनारों पर और पश्चिमी किनारों पर दो मैदान स्थित है, जिसको पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और इन्हीं मैदानी तटों के पास में बहुत सारी लेगून झीलें या पुच्छ झील है, कयाल है, वो देखने को मिलेगी आपको, जिसमें चिल्का है, पुलिकट है और कोलेरू, यहाँ की 3 प्रमुख झीलें हैं। वो कौन से प्रदेश में? भारतीय तटीय प्रदेश में। इनको हम अलग से प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश को, प्रत्येक फिजियोग्राफिक डिवीजन को डिटेल्स से स्टडी करेंगे, यहाँ केवल इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। अगला है हमारा द्वीप समूह, जो आइलैंड है। आइलैंड वाले में 2 प्रमुख द्वीप समूह हमारे यहाँ पर, एक आपको हमारे हिंद महासागर के पूर्वी भाग में जो बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलेगा वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में देखने को मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं, लक्षद्वीप। तो 2 द्वीप है, और जो लक्षद्वीप जो है वो कहां पर है? अरब सागर में है, और इसको पहले कहते थे लक्षद्वीप, अमीन द्वीप और मिनिकॉय मोटे तौर पर। और ये प्रमुख द्वीप है यहाँ पर, एक तो लक्षद्वीप है, एक अमीन द्वीप है और एक मिनिकॉय। मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है, जो मालदीव के साथ में 8 डिग्री चैनल के द्वारा वहां पर सीमा बनाई जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यहाँ पर 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेंगे। इन द्वीपों की उत्पत्ति भिन्न भिन्न तरीकों से हुई है, जिसके कारण इनकी भौतिक विशेषताओं में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप है वो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी उत्तर पूर्व की पहाड़ी प्रदेश है, जो अराकान यूमा वाला क्षेत्र है, यहाँ उत्तर पूर्वी जो हिमालय का जो क्षेत्र है उसका अवशिष्ट भाग है, मतलब उसी का समुद्र में बढ़ा हुआ भाग है, और ये भाग समुद्र में डूबी हुई एक पर्वत श्रृंखला की ऊपरी चोटियां हैं जहां पर ये द्वीप स्थित है। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि जो अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप है उसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि वो प्रवाल भित्तियों के से हुआ है, प्रवाल के जमने से हुआ है, कोरल डिपोजिट से उसका निर्माण हुआ है। तो कुछ द्वीप प्रायद्वीप के अवशिष्ट भाग माने जाते हैं, कुछ पटकाई और अराकान न्यूमा की पर्वत श्रृंखला का विस्तार भी देखने को मिलता है। ये तो था हमारा जो 6 प्रकार के मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन। कभी कभी सवाल में आपको टेक्टोनिक डिवीजन के बारे में पूछा जा सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सामान्यतः आपको इसके बारे में कम डिटेल देखने को मिलेगी। कौन सा विभाजन है ये? टेक्टोनिक डिवीजन। किसका टेक्टोनिक डिवीजन है? भारत का टेक्टोनिक डिवीजन। तो टेक्टोनिक डिवीजन होता है क्या? टेक्टोनिक डिवीजन मैंने पहले कहा था प्लेट टेक्टोनिक में कि क्या होता है कि कुछ बल है जो पृथ्वी के भूगर्भ में कार्य करते हैं, और कुछ बल पृथ्वी की सतह पर कार्य करते हैं, जिनको एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। उन फोर्सेस के द्वारा कुछ जियोलॉजिकल प्रोसेस घटित होता है, भूगर्भिक प्रक्रियाएं घटित होती है। साथ में जो प्लेटें हैं वो प्लेटें भी संचलन करती है। उन प्लेटों के संचलन के परिणाम स्वरूप जो फिजियोग्राफी देखने को मिलती है उसको अपन विवर्तनिक विभाजन कहते हैं। तो विवर्तनिक विभाजन क्या होता है? उस क्षेत्र में होने वाली भूगर्भिक प्रक्रिया और जो प्लेट संचलन है उस पर जो ये आधारित होता है। और इसमें और क्या शामिल करते हैं? एक तो प्लेटों का संचलन, मूवमेंट, और उस मूवमेंट में मैंने बताया था 3 प्रकार का मूवमेंट होता है,
जब दो प्लेटें पास में आती है अभिसरण, जब दो प्लेटें दूर जाती है अपसरण, और एक दूसरे के अगल बगल में सरकती है उसको कौन सा संचलन कहते हैं? संरक्षी संचलन है, कंजर्वेटिव संचलन कहते हैं। तो तीन प्रकार का संचलन होता है। इसके अलावा ये प्लेटें जब पास पास में आएगी तो वलन होगा, दूर जाएगी तो भ्रंशन होगा, और पास में एक दूसरे के पास में सरकेगी। तो इनसे क्या होता है? इन प्लेटों की अंत्य क्रियाओं से विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे वलन से पर्वत का निर्माण हुआ, भ्रंश से भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, या ओष्ठ पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये वलन है या भ्रंश है या नव नियो टेक्टोनिक्स है, इन गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बहुत सारी जो स्थलाकृतियां फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो देखने को मिलेगा। तो भारत का जो फिजियोग्राफी है उस फिजियोग्राफी में अभिसरण का, अपसरण का या संरक्षित गति के योगदान का, प्लेटों के संचलन का या जियोलॉजिकल प्रोसेस का क्या क्या योगदान हुआ, और उस योगदान के आधार पर भारत के जो टेक्टोनिक विभाजन है वो कितने प्रकार का है। इस तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो टेक्टोनिक विभाजन है उसको तिहरा, ट्रिपलेट या ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन कहते हैं। कितना है? तिहरा। तिहरा का मतलब है कि जो टेक्टोनिक आधार पर जो भारत का विभाजन है वो कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का विभाजन है। पहला है कौन सा? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। सबसे पहला कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो सबसे पुराना हिस्सा है, जो दक्षिण में है, प्रायद्वीप में स्थित है। इस प्रायद्वीपीय पठार में शिलोंग का जो पठार है, जो मेघालय का पठार है शिलोंग पठार, और इधर पश्चिम में जो कच्छ काठियावाड़ का प्रदेश है उसको शामिल करते हुए संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में आपको एक ही प्रकार की जो टेक्टोनिक गतिविधि देखने को मिलेगी, जो अभी टेक्टोनिक रूप से स्थिर है, सबसे पुराना बना हुआ है। इसलिए प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को विवर्तनिक विभाजन के आधार पर एक भू-आकृतिक प्रदेश माना जाता है। तो एक तो हो गया प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। दूसरा हो गया एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, जो एक्स्ट्रा प्रायद्वीपीय प्रदेश है, जिसमें क्या शामिल किया जाता है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय और हिमालय के साथ में दूसरी जो पर्वतमाला है। और ये कैसा है? अस्थिर है, नया है, पहले अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर प्लेटें, इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से आपस में पास पास में आती है। तो ये जो क्षेत्र बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? प्लेटों के अभिसरण से बना हुआ है। और तीसरा जो टेक्टोनिक विभाजन है वो कैसा है? उत्तर का विशाल मैदान, ये हमारा तीसरा विवर्तनिक खंड है। और इसका निर्माण कैसे हुआ? प्रायद्वीप से और उत्तरी पर्वतीय भागों से आने वाले जो नदियां अपने साथ में जो अवसाद लेके आई, उन अवसादों के जमाव से, जिससे यहाँ के जो जलोढ़ है वो जमकर एक समतल और उपजाऊ मैदान में तब्दील हो गए। तो भारत का जो तिहरा टेक्टोनिक विभाजन है उसमें प्रायद्वीपीय पठारी भाग, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और इन दोनों के बीच का जो भाग है जिसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं, इन तीन भागों में हम बांटते हैं। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, जिसमें हमने देखा मोटे तौर पर किसको? फिजियोग्राफिक डिवीजन को, इस डिवीजन के कौन कौन से आधार होते हैं, कौन कौन से बेस होते हैं, उनके बारे में हमने देखा। भारत की जो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको परसेंटेज के आधार पे बांट के हमने देखा। इसके अलावा हमने इसको माइक्रो लेवल पर विभाजन किया। इसके अलावा हमने एसपी चटर्जी का जो विभाजन है उसको देखा। इसके अलावा हमने जो टेक्टोनिक विभाजन है इसका, टेक्टोनिक जो डिवीजन है उस टेक्टोनिक डिवीजन को देखा। और मोटे तौर पर जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसमें 6 प्रमुख प्रदेशों में हमने इस क्षेत्र को बांटा, उन 6 प्रदेशों का मोटे तौर पर एक इंट्रोडक्टरी जो परिचय वाली क्लास है वो आज हमने संपन्न की है। अगली क्लास में हम इसके प्रत्येक फिजियोग्राफिक डिवीजन को और ज्यादा मात्रा में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने पढ़ाया है उसको आप अपने जो सेल्फ नोट्स है अपने हिसाब से, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वैसे वैसे अपने नोट्स बनाते जाइए। और इंडिया का जो डायग्राम है उस डायग्राम के अंदर इसको आप क्लासिफिकेशन करके उसको पढ़ेंगे तो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो अपने खुद के नोट्स बनाकर, और आप जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके खुद के नोट्स बनाते जाइए। जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन में है, इसका मतलब है कि अभी नया नया सेशन शुरू हुआ है, कॉलेज में एडमिशन शुरू हुए हैं, एडमिशन की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी 12th पास की है और अभी कॉलेज में आए हैं वो, ठीक है, लेटेस्ट जो अभी कॉलेज में आए हैं
उन विद्यार्थियों के लिए जो 12th पास करके और जिन्होंने अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो समय है 3 साल का समय, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, अब नेशनल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जो ईयरली सिस्टम को चेंज करके सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है। क्या कर दिया है? सेमेस्टर, जिसमें 3 साल का जो स्टडी मटेरियल था उसको 6 सेमेस्टर में इन्होंने बांट दिया है। इसका मतलब है कि हर 6 महीने के बाद में आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम के अंदर आपको एक पेपर का एग्जाम देना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, साल के अंत में एग्जाम होता था और एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे। अब एक सब्जेक्ट के कितने पेपर होते हैं? एक पेपर होता है। मतलब आपको 6 महीने एक ही पुस्तक पढ़नी है, एक पेपर की स्टडी करनी है, एक पेपर का सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जो विद्यार्थी ह्यूमैनिटीज में है, मुख्य रूप से जो बीए कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने इन 3 साल का सही यूटिलाइजेशन कर लिया, यदि ग्रेजुएशन का ये साल है ना, अभी तक यदि आपने 12th तक पढ़ाई नहीं की है तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि ग्रेजुएशन में भी आप सीरियस नहीं हुए तो आप कभी सीरियस नहीं हो पाओगे। ठीक है ना, ये जो समय है, अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि हम कॉलेज लाइफ में आए हैं, यहाँ की अलग दुनिया है, उसका आनंद ले रहे हैं और अब जिस प्रकार से स्कूल में पढ़ते थे वैसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम मौज मस्ती के लिए कॉलेज में आते हैं, पढ़ने के लिए कॉलेज में नहीं आते। तो जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने करियर को लेकर। यदि आप इन 3 साल में यदि सीरियस रहोगे तो आने वाले संपूर्ण लाइफ के लिए आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि और इन 3 साल में, ग्रेजुएशन के इस 3 सालों में यदि आप सीरियस नहीं हुए तो बाद में आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है। इसलिए जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में है, आपके जो 3 सब्जेक्ट यदि आपने ले रखे हैं, मोटे तौर पर आप यदि आप किसी की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका फ्यूचर है कि यदि मैं आईएएस का एग्जाम दूं, या आपका फ्यूचर है कि मैं आरपीएससी के आरएएस का एग्जाम दूं, या आपको लग रहा है कि मैं इसके बाद में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दूं, या आपको लग रहा है कि मैं वीडियो या पटवार या कांस्टेबल या अन्य किसी भी अदर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, या आप सीयूईटी का एग्जाम देना चाहते हो पीजी करते समय, कि भाई आपको यूजी में तो हमारा एडमिशन यदि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है आपका, और पीजी लेवल में यदि एमए आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो यदि आप, या आप उसके बाद में पीजी करके, एमए करके और आप नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो, या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हो, तो आपको इन 3 साल जो सेमेस्टर ग्रेजुएशन के जो 3 साल है, इनमें आप यदि सीरियस हो आपके करियर के प्रति तो आपको उसके बाद किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं कि 3 साल जब ग्रेजुएशन में जो कॉलेज शिक्षा का समय होता है उस समय पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और उसके बाद में आप कोचिंगों के चक्कर लगाओगे। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल यहाँ पर 3 साल में पढ़ाया जाएगा वो स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग में 6 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो 6 महीने में जो पढ़ाया जाएगा वो 3 साल की कंपटीशन में आ सकता है क्या? कभी नहीं आ पाएगा। यदि 3 साल यदि आपने गहराई से पढ़ लिया है तो यहाँ जो पढ़ा हुआ है वो इस कोचिंग के ज्ञान से बहुत अधिक मात्रा में होगा। ठीक है ना, ये जो 3 साल है आपके, ये बहुत अधिक मात्रा में 3 ईयर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर मेकिंग। ठीक है, आपका फ्यूचर बनाना है तो इन 3 साल अपने करियर के प्रति सीरियस हो जाओ। अब करना क्या है इन 3 साल में? यदि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हो, अभी अभी आपने एडमिशन लिया है, तो आप ऐसा कीजिए कि आपके पास 3 सब्जेक्ट है। जैसे यदि आपने लिया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो यूपीएससी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इसके अलावा इकोनॉमिक साइंस टेक और थोड़ा बहुत दूसरा पोर्शन एनवायरमेंट आएगा। देखो हिस्ट्री में आपका हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर आपको 3 सालों में पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस में आपको भारत का संविधान पढ़ने को मिलेगा, आईआर पढ़ने को मिलेगी। जो जो कंपटीशन में आता है वो आप 3 साल में, यहाँ पर पब्लिकेट का जो पोर्शन है जो कंपटीशन में आता है वो आपको यहाँ 3 साल में आपकी पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिल जाएगा। ज्योग्राफी के अंदर आपको इंडिया ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है,
या राजस्थान ज्योग्राफी, वो आपको इन 3 सालों में आपकी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो आजकल यूपीएससी में जो एनवायरमेंट का जो पोर्शन ज्यादा पूछा जा रहा है, वो भी आपको यहाँ की पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिल जाएगा। तो 3 साल में यदि आपने और किसी पे ध्यान नहीं दिया और 3 सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दिया, तो अब आपको क्या तैयार करना है? इकोनॉमिक्स में क्या, अखबार पढ़ते जाओ, चर्चा जो मुद्दे हैं उनको समझते जाओ, ठीक है, बजट पे फोकस करते रहो, इकोनॉमिक समीक्षा पे फोकस करते रहो, तो आपका इकोनॉमी जल्दी से साथ साथ में पैरेलल तैयार हो जाएगा। या यूं कर सकते हो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की पढ़ ली, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आपने 8वीं 9वीं की पढ़ ली, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में 10वीं की पढ़ ली, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में 11वीं की एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर आप किसी ऐसे अच्छी सी एक इकोनॉमिक्स की बुक को लाके सेल्फ स्टडी भी इन 3 सालों में आप जो दूसरा सब्जेक्ट है, जो आपका मेन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है लेकिन दूसरा सब्जेक्ट है जो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएगा, तो उसको भी आप इन 3 साल में पैरेलल तैयार कर सकते हो। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मिलेगी, जहां पर आपके ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट जिनके टीचर तो आपके पास अवेलेबल होंगे, लेकिन दूसरे जो टीचर दूसरे सब्जेक्ट है जो भी आपको तैयार करने, उनके ऑनलाइन मटेरियल बहुत बड़ा है आज के युग में। ऐसी कोई कमी नहीं है कि आप घर बैठकर तैयारी नहीं कर सकते, साथ साथ में तैयारी नहीं कर सकते। इसलिए ग्रेजुएशन के विद्यार्थी 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं, मैंने एक उदाहरण लिया, हो सकता है यहाँ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी नहीं हो, तो ज्योग्राफी आप साथ में पढ़ते जाओ, 3 सालों में आपकी वो कवर हो जाएगी। तो इन 3 साल में यदि आपके जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन पर आप फोकस कर रहे हो बहुत अधिक मात्रा में, तो आपको किसी भी कंपटीशन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन 3 साल में आप अपना फाउंडेशन बहुत अधिक मजबूत कर लो। 3 सालों में करना है क्या है, जैसे आपके एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ज्योग्राफी में क्या करो, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताब खरीद लो आज ही, और उन एनसीईआरटी किताब को प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ते जाओ। आप पहले 6ठी क्लास के नोट्स बनाओ, फिर 7वीं के बनाओ, 8वीं के बनाओ, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इस हिसाब से कंप्लीट एनसीईआरटी के आपके खुद के नोट्स बना दो। आप मैपिंग को पढ़ते जाओ, साथ साथ में आपने एक सेमेस्टर में एशिया महाद्वीप पढ़ा, अगले सेमेस्टर में यूरोप महाद्वीप पढ़ लो, अगले सेमेस्टर में नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पढ़ लो, फिर अगले सेमेस्टर में साउथ अमेरिका महाद्वीप पढ़ लो। इस प्रकार से 6 सेमेस्टर आप 6 महाद्वीप पढ़ सकते हो। या हो सकता है कि एक सेमेस्टर में एक महाद्वीप और एक महासागरों की मैपिंग कंप्लीट कर लो। तो इस हिसाब से आप सेमेस्टर जब आपका कंप्लीट होगा, तब जाकर आपकी स्थिति उस सब्जेक्ट में ऐसी पकड़ हो जाएगी कि आपको किसी भी कंपटीशन को आसानी से क्रैक करने में सहायता मिल सकती है। तो ये जो 3 साल है ग्रेजुएशन के, यहाँ पर आप अपना पूरा दमखम लगा दीजिए। इन 3 सालों में मौज मस्ती करने का समय नहीं है। ग्रेजुएशन के 3 साल यदि आपने ढंग से समर्पित कर दिए, तो आपको बेरोजगारी का अवसर भी देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप ग्रेजुएट होते ही किसी न किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लोगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पहले ग्रेजुएशन में बहुत सीरियस रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद में ग्रेजुएशन होते ही किसी न किसी एग्जाम में पास हो जाते हैं और वो छोटी मोटी नौकरी लेके एक बार रोजगार में सेटल हो जाते हैं। फिर आपका यदि बड़ा ड्रीम है, यूपीएससी देना है, आपको आरपीसी का आरएस का एग्जाम देना है, यूपीएससी में सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, तो आप उन नौकरी के साथ साथ में भी आप समय देके तैयार कर सकते हो। लेकिन आपको बेरोजगारी का जो समय है वो देखना नहीं पड़ेगा। यदि आप इन 3 साल में अच्छे से तैयारी कर लोगे, तो आप ग्राम सेवक बन जाओगे, आप पटवारी बन जाओगे, आप कांस्टेबल बन जाओगे, या आप एलडीसी बन जाओगे, कोई ना कोई एग्जाम आप लेके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए इन 3 साल में, ग्रेजुएशन के जो 3 साल है, उसमें आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखे हैं, उन सब्जेक्ट पर अपना पूरा फोकस रखो, ठीक है। आप उस सब्जेक्ट पे नए नए क्वेश्चन बनाते जाओ, आप स्वयं से क्वेश्चन करते रहो। क्लास में जाओ तो टीचर से आप सवाल करते रहो कि ये कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी अंदर से देखने से कैसे है, ठीक है। जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब इस प्रकार के आपको सवाल क्रिएट करने होंगे, ठीक है। हमारा देश कैसे चलता है, संविधान का सिस्टम किस प्रकार से है, संविधान कब बनाया, कैसे बनाया, कौन कौन लोगों ने मिलकर बनाया, ठीक है, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली, ये लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्र दुनिया में और कहाँ पर है। आप यदि कहीं घूमने जा रहे हो इन 3 साल में, आप जैसे लाल किला गए, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि यार हिस्ट्री में लाल किला किसने बनाया, ये लाल किला कौन से पत्थर से बना हुआ है, इसकी ऐतिहासिक जो विशेषताएं हैं वो क्या है। आप किसी किले को देख रहे हो, या यहाँ पर आप किसी हवेली को देखने गए हो, आप जो भी देखते जाओ, सजग होते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, उसके बारे में गूगल पे सर्च करते जाओ, टेक्स्ट बुक पे देखते जाओ, घर की किताबों में देखते जाओ, साथ साथ में आप करंट अफेयर के ऐसे मुद्दों पर कुछ लिखते जाओ या उनके नोट्स बनाते जाओ जो दीर्घकालीन मुद्दे हैं। ऐसे नहीं कि इस बार
आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हो तो आपको करंट अफेयर में वो याद नहीं करना है कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, या वर्तमान में इस कमीशन का अध्यक्ष कौन है, या इस संस्था का अध्यक्ष कौन है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने योग्य होंगे तब जाकर, तब उस समय हो सकता है कि वो अध्यक्ष नहीं रहे, तो अभी उस पर फोकस नहीं करना है। लेकिन यदि कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो उस इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई, उसका इतिहास क्या रहा, ठीक है, उनके दूसरे एस्पेक्ट पे ज्यादा। करंट अफेयर में कुछ लोग क्या करते हैं कि बताइए इसका अध्यक्ष कौन है, वो करंट अफेयर नहीं। करंट अफेयर में आप क्या है कि उसके इवोल्यूशन पे जाओ, जो भी आप संस्था न्यूज में देखते हो, ठीक है, या कोई क्षेत्र देख रहे हो, जैसे आप यूक्रेन अभी चर्चा में है, ठीक है, तो आपने अखबार में पढ़ा कि वही यूक्रेन, तो आप सीधा एक ऐसी मैप वाली बुक पास में रखो, जैसे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले आओ, ठीक है, और उसमें यूक्रेन देखो, यूक्रेन कहाँ पर है, कौन कौन से पड़ोसी देश यूक्रेन से लगते हैं, ठीक है। यदि आपके चर्चा में कहीं पर आया कि भाई अलास्का रीजन, तो अलास्का कहाँ है, आप मैप में ढूंढोगे भाई अलास्का कौन सी जगह पर है। आपने कहीं पर देखा कि भाई चैलेंजर कटक, तो ये चैलेंजर कटक कहाँ पर है। आपने देखा कि भाई 8 डिग्री चैनल, तो आप सीधा मैप खोल के देखो 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ठीक है। भारत और मालदीव के बीच में क्या क्या कौन से क्षेत्र स्थित है, इंडोनेशिया कितना दूर है। मतलब जो आप आसपास देख रहे हो, सजग होकर और माइंड को सजग रखते हुए देखते जाओ और उनके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है ना, सवाल करते जाओ। ये 3 साल आपके ब्रेन को डेवलप करने के, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के, आपके थॉट को डेवलप करने के। तो आप इस समय थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए, ठीक है ना। इस समय आप स्वयं से क्वेश्चन करते रहो, जो भी पढ़ रहे हो उसमें खुद से पूछते रहो कि इसका क्या होगा, ये कैसे हुआ, क्या, कैसे, कब, क्यों। इन सवालों के जब भी पढ़ो तो ये 4-5 जो क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड है, ये बोलते जाओ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये जो सवाल है इनको आप यदि पूछते जाओगे खुद से, ठीक है, और उसके बारे में और डिटेल सर्च करते जाओगे, तो आपको उसमें बहुत अधिक मात्रा में आपकी डिटेल है, वो कंटेंट है, वो डेवलप होते जाएंगे, आपके थॉट प्रोसेस डेवलप होते जाएंगे। और जब तक आप ग्रेजुएट हो जाओगे, स्नातक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तब तक आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम को आसानी से आप क्लियर कर सके। इसलिए ग्रेजुएशन के समय को बर्बाद मत कीजिए। ये जो समय है आपका, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय को, इस कीमती समय पर फोकस रखिए। आप निरंतरता ध्यान रखना। जो विद्यार्थी अभी कॉलेज में एडमिशन आए हैं, वो एक दिन, जैसे मैं देखता हूँ क्लास में क्या होता है, आज जो विद्यार्थी आया वो फिर कभी सप्ताह भर बाद में वापस क्लास में आता है, तो 5-6 दिन क्या पढ़ाया वो उसके लिए मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। वो इस बात की फिक्र ही नहीं करता कि कल सर ने क्या पढ़ाया या 5 दिन में क्लास में क्या पढ़ाया। वो केवल देखने आता है कि गुरुजी क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ठीक है, क्या ले रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत कम विद्यार्थी है वो उस बात पर फोकस करते हैं। इसलिए आप जिस किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप ध्यान रखना, निरंतरता है ना, ये आपकी सफलता को मुख्य निरंतरता, ये सफलता का मुख्य आधार है। इसलिए आप अनुशासित रहो, क्योंकि हम सबसे पहले अपने पहले बचपन में थे तो पढ़ा था कि सब कुछ सीखने से पहले हम सीखते हैं ए और आ। क्या सीखते हैं? ए और आ। ए का मतलब अनुशासन और आ का मतलब आचरण, ठीक है। तो आप अपने जीवन में अनुशासित हो जाओ, ठीक है। और ग्रेजुएशन का ये दौर है, ये आपके लिए अनुशासित होने का है, अनुशासन के गुण को डेवलप करने का है, ठीक है। इस समय आप अनुशासित रहिए, ठीक है। अपना आचरण इस प्रकार से रखिए कि आपकी पर्सनली में आपका आचरण झलकना चाहिए, ठीक है। आप अनुशासित हो, वो आपके आचरण में प्रकट होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन के दौरान इन 3 वर्षों के समय यदि आपने सब कुछ सीखने से पहले ये 2 शब्द को अपनी जिंदगी में उतार लिया, पहला अनुशासन और दूसरा आचरण। आप यदि अनुशासित हो अपने जीवन में, तो आपका आचरण है वो आपके अनुशासन को आप दर्पण की तरह प्रकट करने लग जाएगा। इसलिए अनुशासित होकर और रेगुलरिटी, नियमितता के साथ में, निरंतरता के साथ में, रेगुलरिटी के साथ कंटिन्यूटी रखना, तब जाकर आप ग्रेजुएशन को सही ढंग से कंप्लीट कर पाओगे और एक सच्चे और आदर्श, एक नैतिक रूप से कर्तव्यबद्ध एक नागरिक के रूप में खुद को डेवलप कर पाओगे। इसलिए जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में है, फोकस कीजिए अपने सिलेबस पर, फोकस कीजिए आपके अनुशासन पर, फोकस कीजिए कॉलेज में निरंतर जाने पर, फोकस कीजिए अपने आचरण को डेवलप करने पर, और फोकस कीजिए ऐसे समूह से दूर रहने पर जो आपको डाइवर्ट करते हो
और ऐसे लोगों से मित्रता बढ़ाइए जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सहयोग कर सकते हैं। अपना जो पीयर ग्रुप है, अपना जो दोस्तों का समूह है, वो इस प्रकार का चूज कीजिए। मित्रता का चयन आपके हाथ में है, और यदि मित्रता का चयन सही कर लिया, यदि आपने सही दोस्तों का चुनाव कर लिया, तो हो सकता है कि आप सही ट्रैक पर हो। और यदि आप चाहते हो सही ट्रैक में जाना, लेकिन आपने दोस्त है वो गलत चूज कर लिए, तो हो सकता है कि आपको गलत दिशा में ले जाए। इसलिए मित्र का चयन बड़ी सोच समझ कर करना चाहिए, और मित्र के चयन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसके हित और आपके हित यदि परस्पर एक साथ में जुड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्या हो, हितकारी हो। यदि वो व्यक्ति भी उसी दिशा में जाना चाहता है जिस दिशा में आप जाना चाहते हो, वो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है, तो हो सकता है आप उसको दोस्त बनाइए। यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहा है, तो आप, और यदि आप भी सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो, तो उसके साथ नजदीकियां बढ़ाइए, तो वहां जाकर आपको क्या है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसलिए समान हित रखने वाले और ऐसे लोग जो आपको सही दिशा में प्रेरित करें, उनका चुनाव कीजिए दोस्त के रूप में। और सबसे अच्छी दोस्तें जो दोस्त की भूमिका में होती है, वो होती है पुस्तकें। इसलिए पुस्तकों से अपनी मित्रता बढ़ाइए, बुक्स से अपनी दोस्ती बढ़ाइए, ठीक है। बुक्स के साथ में फ्रेंडशिप कीजिए। ये बुक्स, ये जो किताबें हैं, ये आपको हमेशा सही सलाह देगी और आपको सफलता पर तीव्र गति से पहुंचाने में सहयोग करेगी। इसलिए बुक्स के साथ में, ग्रेजुएशन में क्या होता है, कुछ लोग ग्रेजुएशन में आए और 1 वीक सीरीज लाते ही, एडमिशन के समय ही 1 वीक सीरीज लेके आते। अरे मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यार, ठीक है। 1 वीक का मतलब ये 1 वीक में पढ़ना, और उसका तो पढ़ना ही नहीं है। 1 वीक को क्यों पढ़ना है? यदि आप 6 महीने एक पेपर को कंटिन्यू समय दे रहे हो, तो कौन सी 1 वीक आपके सामने 1 वीक क्या है, ठीक है ना। आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक पढ़िए, ठीक है। उस टेक्स्ट बुक से क्या होगा कि आप डीप थॉट प्रोसेस होगा आपका, ठीक है ना। आप उसके बेसिक से लेकर उसके एडवांस तक के लेवल को टच कर पाओगे, ठीक है ना। 1 वीक वगैरह ये तो एग्जाम पास करने के लिए है, ठीक है ना, कंपटीशन के योग्य बनाने के लिए नहीं है, ठीक है ना। आपको कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके आपको पास होना है, तो ठीक है, ले आओ 4 दिन पढ़ लो और एग्जाम देखो, पास हो जाओ। लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज का युग बड़ा कंपटीशन का युग है, और कंपटीशन अब धीरे धीरे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, ठीक है ना। कि 1 वीक सीरीज वालों से कंपटीशन में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, ठीक है ना, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक लाके पढ़िए, ठीक है। वहां से थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, वहां से आपकी बेसिक के साथ, बेसिक के लिए एनसीईआरटी का सहयोग लीजिए, और एडवांस पढ़ना है आपको टेक्स्ट बुक पढ़िए, ठीक है। तब जाकर आपका वो विषय है, उस विषय पर पकड़ स्थापित होगी, और जब विषय पर पकड़ स्थापित हो जाएगी, तब कोई भी एग्जाम है वो आप आसानी से निकाल पाओगे, कोई भी एग्जाम की चुनौती को आप आसानी से पार कर जाओगे। इसलिए आप ये जो समय है आपका गोल्डन पीरियड है, ग्रेजुएशन का समय गोल्डन पीरियड है। आप ग्रेजुएशन में नियमित होंगे ना, तो ये मेरी तरफ से गारंटी है कि आप बेरोजगार नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं आपको रोजगार श्योर मिल जाएगा, यदि आप सीरियस हो। बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, और इसका उदाहरण मेरी जो मित्र मंडली में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जो ग्रेजुएशन में नियमित थे, ठीक है ना, आजकल उस समूह में से कोई भी बेरोजगार नहीं रहा। यदि कोई दुर्भाग्य से रह गया तो अलग बात है, लेकिन जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में नियमित थे, आजकल सभी ने सभी किसी न किसी उच्च पोस्ट पर या किसी न किसी रोजगार पर श्योर। इसलिए ग्रेजुएशन के इस दौर को एक अच्छा अवसर मानते हुए, एक सुनियोजित रूप से आप अपनी स्टडी का प्लान बनाइए, ठीक है। आपको 6 महीने किस प्रकार से एक पेपर को तैयार करना है, वो 6 महीने में आप बांटिए कि मैंने पहले महीने क्या पढ़ना, दूसरे महीने क्या पढ़ना, तीसरे महीने क्या पढ़ना। महीनेवार कीजिए, फिर वीक वाइज कीजिए, फिर डे वाइज कीजिए। इस प्रकार से आप बांट के सिस्टमेटिक रूप से आप स्मार्ट स्टडी करेंगे, तो आप है ग्रेजुएशन जब पार कर लोगे, स्नातक की डिग्री आपके हाथों में आएगी, तब तक हो सकता है कि कोई रोजगार, कोई नौकरी, कोई गवर्नमेंट की नौकरी, ठीक है, कोई रोजगार, आपकी चमचमाता हुआ रोजगार आपके हाथों में भी आ जाए। तो उस डिग्री के साथ में आपको रोजगार मिलेगा, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आपको कभी बेरोजगार रहने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री करके और नेट एग्जाम दोगे, तो आपका जीआरएफ पास हो गया, तो आप फेलोशिप पे और स्टडी करना चाहते हो, फेलोशिप मिल जाएगी। जो विद्यार्थी नियमित है उसके लिए बहुत सारे अवसर है, सरकार की तरफ से भी बहुत सारे अवसर है, परिवार वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, समाज वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपके टीचर लोग भी बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको बुक ला के दे देंगे, आपको सही गाइड कर देंगे। लेकिन पढ़ना आखिरकार किसको है? खुद को है। पहला कदम तो आप अपनी तरफ से खुद बढ़े, बाकी लोग हैं वो आपके कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग कर लेंगे, ठीक है। तो मित्रों, आज का डिस्कशन इतना ही, फिर आगे और अपन
डिटेल में जो इंडिया की फिजियोग्राफी डिवीजन है उसकी बात करेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में है उसके लिए मैंने आज कुछ विशेष हिदायतें दी। आप इन पे बैठ के गौर कीजिए, मनन कीजिए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके घर वाले मजदूरी करते हैं, ठीक है ना, खेती का कार्य करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में पैसे कमाते हैं, और उन पैसों के बावजूद भी हम कॉलेज में मस्ती करने के लिए आते हैं, तो कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए अपने जीवन के प्रति सीरियस हो जाइए। अपने पेरेंट्स के द्वारा कितनी विपरीत परिस्थितियों में पैसे कमाते हैं वो, उन पर थोड़ा चिंतन मनन कीजिए, और उस चिंतन मनन के आधार पर थोड़ा सख्त होकर और डिसीजन लीजिए आराम से। आप यूँ नहीं है कि इतना सीरियस हो जाओ कि आप डिप्रेशन में चले जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। सीरियस होने का मतलब है कि आप आनंद के साथ में, आप मस्ती के साथ में अपने उस सब्जेक्ट को तैयार करने का प्लान बनाइए। एनसीईआरटी लीजिए, आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें लीजिए, आपको टेक्स्ट बुक लीजिए, और उस सब्जेक्ट को कैसे आपको 3 साल के अंदर, 6 सेमेस्टर के अंदर उस सब्जेक्ट को में मास्टरी करनी है आपको, ठीक है ना, उस सब्जेक्ट के कंसेप्ट को डेवलप करना है। इस पर बैठ के मनन कीजिए। अपने टीचर से रिगार्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है उसके टीचर से बात कीजिए कि सर मेरे को ग्रेजुएशन पूरा होते होते, 3 साल पूरा होते होते किस प्रकार से मैं मेरे सब्जेक्ट को मजबूत करूं, किस प्रकार से मैं मेरे सब्जेक्ट को इस प्रकार से डेवलप करूं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में किसी भी प्रकार का सवाल पूछा जाए तो मैं उस सवाल को आसानी से अटेम्प्ट कर सकूं, सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकूं। तो इस प्रकार की कोशिश कीजिए। 12वीं के परसेंटेज आप कितने हैं कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस हो जाइए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।